हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय बीजे। आज ये हमारा पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड उससे पहले हम लोग ये जानेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या, या सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे है, किन चीजों से रिलेटेड हम उसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, इकोनॉमी। तो बेटा सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तरीके से लोग बार क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्योंकि हर बेसिक नेसेसिटी, अगर मैं बात करूं हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज की, तो हमारी कितनी बेसिक नेसेसिटी होती हैं? पहले हम लोग 3 देखते थे, जिनका नाम था फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। आज की डेट में 2 और बढ़ गई हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एजुकेशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेल्थ। लेकिन चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, हम लोग अगर बात करेंगे तो एवरीथिंग इन द इकोनॉमी कम्स विद मनी। और मनी के लिए किसी भी इंसान को क्या करना पड़ता है? दे हैव टू वर्क। तो अलग अलग रूप है, कोई व्यक्ति किसी के लिए काम करता है, कोई अपना बिजनेस चलाता है, कोई छोटी मोटी चीजें करता है। तो देखो, हर एक इंसान जो है किसी ना किसी चीज के लिए काम कर रहा है, और जब ये सारे काम एक साथ एक दायरे में बंधे हुए होते हैं तो उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। अब क्या है बेटा, इतना बड़ा सिस्टम, तो इस सिस्टम को पढ़ने के लिए इतनी छोटी सी चीज तो चाहिए नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट हम लोगों को क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक अलग सब्जेक्ट चाहिए, जिस सब्जेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया यहां पर? इकोनॉमिक्स मींस स्टडी अबाउट इकोनॉमी। जब जो चीज, जो सब्जेक्ट मुझे इकोनॉमी के बारे में पढ़ने में, उसके बारे में समझने में, उसके बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करेगा, उसी सब्जेक्ट को मैं नाम देता हूं इकोनॉमिक्स। अब जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहले आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन दे रखा है दो चीजों के बीच में, एक वर्ड माइक्रो और दूसरा वर्ड मैक्रो। आप क्लास 11 को कवर करके आ चुके हैं सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अब आपको जो कवर करनी है वो है मैक्रो। तो सबसे पहले जस्ट फॉर अ क्विक रिमाइंडर, एक छोटे से गैप में हम लोग समझ लेते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, या इनके बीच में क्या डिस्टिंक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो यहां पर पहले आप लोग देखो, माइक्रो वर्ड जो इजाद हुआ, जो शुरू हुआ, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ, जहां पर हम लोग वर्ड यूज करते थे मैक्रोस एंड मिक्रोस, जिसमें कि मिक्रोस वर्ड आपको सिग्निफाई करता था माइक्रो को, और मैक्रोस वर्ड सिग्निफाई करता था मैक्रो को। अब यहां पर क्या है, उस लैंग्वेज के अंदर मैक्रो का मतलब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मैक्रो में, और मिक्रो का वर्ड कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने माइक्रो में। अगर सिर्फ सिंपल सी बात करूं, तो अगर मैं पूरी इकोनॉमी को एक एज अ होल बात करूं, एक पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसिडर करके चलूं, तो उसको मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि अगर मैं सिर्फ इसके एक छोटे से टुकड़े की बात करूं, तो उस टुकड़े को मैं बोलूंगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप नाम में डिफरेंस देख रहे हैं, सिर्फ आई और ए का फर्क है। तो आई यहां पर लेते हैं और ए यहां पर लेते हैं। आई की फुल फॉर्म जो हो जाएगी यहां पर, वो हो जाएगी इंडिविजुअल, और ए की जो फुल फॉर्म हो जाएगी दैट विल बी एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा, और इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला। तो यहां पर आपको यह समझना है, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और किसी भी चीज के बारे में अगर आप बड़े रूप में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लास 11th में आप लोगों ने जितनी भी चीजें कवर करी, चाहे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा सप्लाई, चाहे आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा डिमांड, सबके अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि बात करी होगी इंडिविजुअल के बारे में। लेकिन जब वही सप्लाई किसमें कन्वर्ट हो गई और डिमांड कन्वर्ट हो गई एग्रीगेट डिमांड में, तो वो किसका हिस्सा बन जाते हैं? वो बन जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा। खैर, ये डिस्टिंक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है और क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस कम ऑन द टॉपिक। और वो टॉपिक है आप लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, या कैसे इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या चीजें होती हैं इसमें जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर ये हमारी पूरी क्या है, इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे बार बार गोल 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 घूम रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर हो रहा है, और पैसा कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो रहा है। इसी को पढ़ाने वाले चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेस हम लोग तैयार करेंगे, तो बेसिक चीजों को आप लोगों को कुछ समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर आएंगे। ठीक है, तो सिंपली सी बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले द मेन फंक्शंस, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर तीन मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है हमारा प्रोडक्शन, दूसरा फंक्शन होता है हमारा कंजप्शन, और तीसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन तीनों चीजों को हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फेज की। प्रोडक्शन फेज के अंदर क्या होता है और प्रोडक्शन करता कौन है, कैसे करता है, वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं एक वर्ड जरूर सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है बेटा? प्रोड्यूसर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने थोड़ी सी अकल लगाई और अकल लगाकर लोगों की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। देखिए, आप सभी को पता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, तो उस चीज को यूज करने के पीछे सिर्फ उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण, या तो वो हमारी जरूरत की चीज होती है, या वो हमारी इच्छा की चीज होती है। तो चाहे वो हमारा डिजायर है, वांट है या नीड है हमारा, लेकिन हम कंजप्शन करेंगे कब? हम सिर्फ जब ही कर सकते हैं जब इन दोनों में से एक चीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के बतौर, इफ आई एम हंग्री तो आई वांट टू ईट समथिंग। रोटी खाना मेरी नीड है, पर रोटी की जगह पर मुझे क्या खाना है, दैट इज माई वांट। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये जो पर्सन है प्रोड्यूसर, वो क्या करता है, उसने दिमाग लगाया और उसने लिया रॉ मटेरियल। अब आपका सवाल आएगा कि सर रॉ मटेरियल क्या होता है? तो रॉ मटेरियल का मतलब सिंपली एक शब्द में आप लोग याद रखेंगे, एनीथिंग दैट इज नॉट इन यूजेबल फॉर्म। कोई भी ऐसी चीज जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। अब जब वो चीज तैयार होने के लिए, मतलब रेडी हुई नहीं है, अभी इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसके अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर। बेटा ये फिनिश्ड गुड में जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है, तो इसमें ऐसे ही तो कन्वर्जन हो नहीं जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या लगेगा, कोई हेल्प लगेगी, किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो एज अ रिजल्ट जिन चीजों की हम लोगों को इकोनॉमी के अंदर जरूरत पड़ती है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको समझने पड़ेंगे, चार होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, एंड चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर ऑफ देम? ये मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में कवर करके दूंगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या उनका काम होता है। आप लोग वो वहां से बेहतर तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन शॉर्ट दे आर टर्म टू बी एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने वाले भैया का नाम पड़ा प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर ने क्या करना शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया किसके अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर। दूसरा व्यक्ति, अब आप कहेंगे ये प्रोड्यूसर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, why the producer is taking lot of efforts and doing all these activities? So the basic motive behind producer doing all this activity is to get the money, and that money in economics is called as profit. तो भैया ये जो प्रोड्यूसर इतना सारा काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण के पीछे कर रहा है, और वो उसका कारण है कि उसको लाइफ में क्या कमाना है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रॉफिट आएगा कहां से?
तो ये प्रॉफिट आएगा आपकी और हमारी जेब से। कैसे? क्योंकि वी ऑल आर कंज्यूमर्स, एवरीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ कंज्यूमर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी ना किसी चीज में देखेंगे तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा, कुछ ना कुछ चीजों को कंज्यूम कर ही रहा है। तो यहां पर समझो आप बात को कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर ढूंढ रहा है अपने लिए सेटिस्फेक्शन, एज आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा हुआ है। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं यूटिलिटी, कुछ कह देते हैं वांट सेटिस्फाइंग। तो सिंपल सी बात यह है, सेटिस्फेक्शन ढूंढते ढूंढते कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करना शुरू करता है। और जब कंज्यूम कर रहा होता है तो कंज्यूम दो ही कारण होते हैं कर रहे हैं, या तो वो चीज उसकी जरूरत की होती है या वो चीज उसकी इच्छा की होती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंजप्शन। और तीसरा एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्रोइंग वर्ल्ड है ये, तो आपको पता ही है, आप लोग हर जगह पे इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ये सब नाम सुन ही रहे होंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टू पुट योर मनी समवेयर इन ऑर्डर टू गेट द रिटर्न्स फ्रॉम इट। कोई भी ऐसी जगह पर जहां पर आप पैसा लगाएंगे और आप उम्मीद करते हैं कि वहां से आप पैसा वापस कुछ अर्न कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर इन्वेस्टमेंट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई, टू पुट योर मनी समवेयर इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न्स ऑन इट, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और जो भैया ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें 3 मेजर पॉइंट्स या वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के, वो 3 होते हैं। आप लोगों को मैं बेहतर तरह से समझा रहा हूं बेटा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग लाइक कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक इट, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले आगे आपको चीजों को पढ़ाने के लिए। अब आप यहां पर समझिएगा चीजों को। मैं 3 पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं। पहला वर्ड लिखा मैंने जनरेशन, दूसरा वर्ड लिखा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वर्ड लिखा मैंने डिस्पोजिशन। अब आप समझे यहां पे इन तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो जनरेशन फेज। जनरेशन का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया, इसने जो प्रोडक्शन फेज है उसी प्रोडक्शन फेज का दूसरा नाम दे रखा है इसमें जनरेशन फेज। जनरेशन का मतलब क्या होता है, टू जनरेट समथिंग, किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को बर्थ करना, किसी चीज को जनरेट करना, कोई ऐसी चीज जो मौजूद नहीं है उसको एक रियलिटी में लेकर आना। क्योंकि देखिए कभी हम सोचा करते थे कि ऐसे आएगा वैसा आएगा, लेकिन फिर वो आप सब आ गया ना, किसकी वजह से? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दूं तो मनी इज मिथ। आज की डेट में सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पैसे के पीछे भाग रही है। लेकिन ऐसा नहीं, पैसा तो बात की बात है। सबसे पहले जो वैल्यूएबल चीज जो हमारे को नेचर ने प्रोवाइड करी है, दे आर आवर रिसोर्सेस। और यही रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज की वजह से आज की डेट में मनी की भी वैल्यू है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो पैसे आपकी जेब में रखे हुए हैं, उन पैसे की वैल्यू के बराबर का गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल, करेंसी, सब कुछ कहां रखा हुआ है? आरबीआई में रखा हुआ है। तो असली कीमत नोट की नहीं है, असली कीमत रिसोर्स की है। हमारी प्रकृति ने हमको 2 तरह के रिसोर्स प्रोवाइड करे। पहला रिसोर्स जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। प्रकृति से आने वाली हर वो चीज जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है वो हमारे लिए बन जाती है नेचुरल रिसोर्स। और हम स्वयं, जैसे आप जो सुन रहे हैं, मैं जो यहाँ बैठा हूं, कोई डॉक्टर, लॉयर, जो भी लोग काम कर रहे हैं, दे आर ह्यूमन रिसोर्स। तो इकोनॉमी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन की मदद से एक ऐसी यूजेबल यूटिलिटी में कन्वर्ट कर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन फेज। और ये काम कौन करता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था, प्रोड्यूसर करता है। और उसको काम करने का पीछे मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन फेज की। अब आप समझिएगा, जब ये प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में 2 चीज बनी, एक बनी गुड्स और दूसरी बनी सर्विसेज। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीजें होती हैं? तो आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि गुड्स का मतलब होता है, देखो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे देखूं तो दोनों ही क्या कर रही हैं? आपकी जरूरत को पूरा कर रही हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा कर रही हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। तो दोनों में फर्क क्या हो जाता है? दोनों में फर्क ये हो जाता है कि गुड्स जो है वो फिजिकल पार्ट है। कैसा पार्ट है? फिजिकल। और सर्विस जो है वो नॉन फिजिकल पार्ट है। इट मींस, इन शॉर्ट वर्ड, अगर आप लोगों की अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो फिजिकल मतलब टेंजिबल और नॉन फिजिकल मतलब इनटेंजिबल।
तो आपको यहां दो चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेंजिबल एंड अनदर वर्ड इज इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू के देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो फिजिकली मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल गुड्स। देन सर्विसेज की बात करेंगे तो द नेचर ऑफ द थिंग्स विच इज इनटेंजिबल, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, इट इज टर्म्ड टू बी एज इंटेंजिबल थिंग्स और सर्विसेज। अब यहां पे क्या हुआ, जब ये प्रोडक्शन हुआ, किसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का। अब यहां से समझिएगा, कनेक्टिविटी में आप लोगों को समझ में आएगी कोई चीज। मैंने क्या करा बेटा, मैंने बना लिए गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बना लिए, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन सवाल ये उठता है कि बनाए किसके लिए हैं, तो ये बनाए गए हैं एक व्यक्ति के लिए जिसको बोला जाता है कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर से ये गुड्स एंड सर्विस चलेंगे कहां, कंज्यूमर के पास जाएंगे। अब कंज्यूमर कहेगा भैया ठीक है ये तो बहुत बढ़िया चीज थी, लेकिन आपको याद है ना प्रोड्यूसर काम किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। तो प्रोड्यूसर इससे क्या मांगेगा कि लाओ भाई प्राइस दो, पैसा दो, मनी दो, क्योंकि इसके बदले में आपको ये फ्री में तो मिलेगी नहीं, मैं समाज की सेवा करने के लिए तो बैठा हुआ नहीं हूं, मैं किसके लिए बैठा हूं, पैसा कमाने के लिए। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे मनी। जब आप मनी पे करेंगे तो मनी पे करने के बाद ये मनी किसके पास जाएगी, ये जाएगी इस गुड्स एंड सर्विस के मालिक के पास, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर ने, अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, प्रोड्यूसर ने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई उनको बनाने में उसने किसका इस्तेमाल करा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे हमारे, 4 थे। आगे की वीडियो में कवर हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है मेरा लैंड, दूसरा है मेरा लेबर, तीसरा है मेरा कैपिटल और चौथा है मेरा एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब जमीन, किसी भी काम को करने के लिए जमीन की जरूरत होती है, तो आप जब भी किसी व्यक्ति से कोई जमीन लेंगे तो उसको बदले में आप पैसा चुकाएंगे और वो पैसे का रूप होगा आपका रेंट। किस रूप में आप पैसा चुकाएंगे, रेंट के रूप में। जब आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम करने के लिए आएगा एज अ लेबर और एज अ एम्प्लॉय, तो आप उसको देंगे वेजेस। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप लोगों ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। तो जितना भी पैसा आप लोगों ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, अगर आपने किसी और से पैसा लेकर उठा के लगाया है तो उस पर आप लोगों को क्या पे करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। एंड देन एंटरप्रेन्योर जो ये इतनी मेहनत कर रहा है वो बेसिकली किस लिए मेहनत कर रहा है, टू अर्न, टू अकोमोडेट प्रॉफिट। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, ये प्रोड्यूसर के क्या हैं, प्रोड्यूसर के लिए ये सब है एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर के लिए क्या है ये सब, दीज आर एक्सपेंडिचर। तो यहां पे बड़ी सिंपल सी कहानी आ जाती है, प्रोड्यूसर ने इन चारों चीजों की मदद लेकर क्या करा, गुड्स बनाई और वो गुड्स किसको भेज दी, कंज्यूमर को भेज दी। कंज्यूमर ने उसके बदले में क्या चुकाया, पैसा चुकाया। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, पहला फेज, पहला पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, हमारा पहला जनरेशन फेज क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये नाम से क्लियर हो रहा है इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो बांटेंगे क्या चीज, बेटा अभी देखो पैसा पहुंचा किसके पास, मनी पहुंची प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर इसे अपने घर में रख के तो बैठेगा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर तो क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट करेगा, आगे पैसा देगा, किसको देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन्हीं चारों को क्या दिया गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये चारों चीज जब पे करी जाएंगी इन चारों लोगों को, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा फेज, दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा देखो जो एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी कमाई के लिए बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति ने आपके बिजनेस में पैसा दिया है वो भी ब्याज के भरोसे बैठा हुआ है, जो लेबर आपके यहाँ काम करने आ रही है वो भी वेजेस के लिए बैठी हुई है अपना घर चलाने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिससे लोग अपना क्या करते हैं, लाइवलीहुड कमाते हैं, रोजगार कमाते हैं। तो रोजगार कमाने के लिए ये भी तो उनके तरीके हैं, कोई ब्याज के माध्यम से कमा रहा है, कोई किराए के माध्यम से कमा रहा है, कोई काम करके कमा रहा है वेजेस पे, और कोई बिजनेस चला के प्रॉफिट पे कमा रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में पैसा अर्न कर रहा है। तो सपोज करो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपने घर पर क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और अब जब ये चारों चीज घर लेकर जाएंगे तो ये वहां जाकर क्या करेंगे, ये भी तो इनको खर्च ही करेंगे। क्योंकि अगर दूसरे रूप में आप देखें तो ये सब भी तो कौन है,
दीज ऑल आर ऑल्सो कंज्यूमर्स। जो लेबर आपके यहाँ आ रही है वो कंज्यूमर है, जिस व्यक्ति ने आपके यहाँ पैसा लगा रखा है वो कंज्यूमर है, जो आप खुद एक कंज्यूमर है, और साथ में जिस व्यक्ति ने आपके यहाँ पैसा लगाया है कैसे भी रूप में, आपने किराए पे जमीन दी है, कुछ भी करा है, हर व्यक्ति, क्योंकि वी ऑल ह्यूमन मीन्स अ कंज्यूमर, एवरी ह्यूमन इज अ कंज्यूमर, नो कंज्यूमर like you cannot say कि anybody who is a human cannot be a consumer. Everybody has to consume some or other thing in order to satisfy their needs or want. जब तक वो अपनी जरूरतें पूरा नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं चलेंगी। तो यहां पर ये कंज्यूमर्स क्या करेंगे बेटा, ये घर ले जाकर इसी पैसे को खर्च करेंगे, और खर्च कहां खर्च करेंगे, दोबारा से किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो गुड्स एंड सर्विसेज किसकी हैं, प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर का पैसा घूमकर किसके पास पहुंच गया, फिर से प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि पैसा कहीं भी एक जगह रुकता नहीं है, पैसा सिर्फ क्या होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स वेराइटी, इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स नेम, बट इट नेवर परसिस्ट एनीवेयर अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम पार्ट ऑफ सेविंग्स। वो मैं बाद में बताऊंगा आगे कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आपको ये समझना है कि पैसा कहीं रुकता नहीं है, और पैसा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव करता रहता है, चलता रहता है, और वो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको गोल्डन रूल जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़े होंगे, वैसे ही मैंने एक गोल्डन रूल निकाल लिया है आप लोगों के लिए। सुना तो आप लोगों ने पहले भी होगा बहुत बार, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट किया, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू। इसमें आप लोग कंसिडर करके चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपया भी आप खर्च कर रहे हैं तो वो किया गया आपका 1 रुपया खर्च किसी सामने वाले के लिए क्या बन रहा है, वो 1 रुपए की कमाई बन रहा है। और ट्रस्ट मी, जो आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो ना, उससे आप एक आदमी की इनकम नहीं, उससे जुड़े हुए आप हजारों आदमी की इनकम को 1 रुपए से बढ़ा रहे हो। समझ में आया? तो वो आगे हम लोग इसमें डिटेल पार्ट में डिस्कशन करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। अभी जस्ट फॉर अ क्विक बीप डाउन में दोबारा से एक बार तीनों प्रोसेस को कनेक्ट कर देता हूं। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट था, जिसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल्स में नहीं बताया, कि जब कंज्यूमर्स ने, मतलब कंज्यूमर्स का मतलब यहां पर जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जब क्या करा, पैसा घर ले जाकर खर्च करा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। तो अब आप लोगों को एक बार क्विक गो में तीनों चीज दोबारा से समझाता हूं, वाइटल कनेक्टेड है, उन तीनों चीजों को आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द फर्स्ट फेज इज जनरेशन। जनरेशन ऑब्लिक यू कैन से प्रोडक्शन। Then second phase is distribution, and third phase is disposition. I'm not writing anything now, I'm just explaining it, kindly listen. Generation phase में जो goods and services बने, वो goods and services बेच दिए गए किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर ने उसके बदले में पैसा चुकाया प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर के पास जब वो पैसा पहुंचा तो उसने क्या करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांट दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपने घर पर पैसा लेकर गए और उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर खर्च किया उस पैसे को, तो उसको बोला गया डिस्पोजिशन फेज। और जब ये पैसा खर्च हुआ तो ऑटोमेटिकली ये पैसा दोबारा से किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास। फिर यही काम दोहरेगा और बार बार रिपीटेटिव मैनर में घूमता ही रहेगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये माइनर वर्जन है इसका, इसी का थोड़ा इलेबोरेटेड वर्जन भी आपको अगली वीडियोस में देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव मी सम मोटिवेशन टू मेक द वीडियोस इन अ फर्दर मैनर। थैंक यू।